नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की सभी बड़ी खबरों की, साथ ही बात होगी हर एक खबर के पीछे की पड़ताल, और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे इन खबरों के खास मायने, क्या है इन खबरों के असर और क्या है इन खबरों के पीछे का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की बात टॉप 10 की। तो रिपोर्ट एट 10 में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2 धावक 3 रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। मन की बात में एथलेटिक्स के नए उभरते सितारे गुरिंदर वीर और अनिमेश की प्रधानमंत्री ने की प्रशंसा। रिकॉर्ड टूटे, उम्मीदें जगी, भविष्य दमदार। बात होगी राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में बने नए राष्ट्रीय कीर्तिमानों की। गर्मी से जंग का देसी मंत्र, प्रधानमंत्री ने गर्मी से राहत के याद किए देसी उपाय। भंवर में टीएमसी, उल्टे पड़ रहे हैं सियासी दांव। अभिषेक बनर्जी के बाद अब किस टीएमसी के नेता को झेलना पड़ा है जन आक्रोश। हिमाचल निकाय चुनाव, बीजेपी का परचम कांग्रेस चिंतन में, कैसा रहा प्रदर्शन बताएंगे विस्तार से। राबड़ी बनाम सरकार, बंगले पर सियासी राग। सरकारी सर्कुलर के बाद भी 10 सर्कुलर रोड क्यों नहीं छोड़ रही राबड़ी। सैन्य कमान के शीर्ष पर एक साथ 2 बड़ी नियुक्तियां, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य बने सीडीएस, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने नौसेना प्रमुख। और जीत के बाद अब बीजेपी का असम और पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार की बारी। अमेरिका ईरान के बीच होर्मुज पर रार। होर्मुज स्ट्रेच पर ईरान और अमेरिका के कारण से बना हुआ है लगातार गतिरोध। सात्विक चिराग की सुनहरी वापसी, सिंगापुर ओपन पुरुष युगल का खिताब भारत के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एथलेटिक्स के उभरते सितारों की चर्चा की। गुरिंदर वीर और अनिमेश 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, 2 ऐसे एथलेटिक चैंपियन हैं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। 100 मीटर दौड़ में दोनों ने नया दमखम दिखाया। प्रधानमंत्री ने इन्हें युवाओं के लिए प्रेरक बताया। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जोश के इस रंग में गुरिंदर वीर और अनिमेश ने एक दूसरे को मिसाल के तौर पर पेश किया है। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारतीय एथलेटिक्स के 2 उभरते सितारे गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर की उपलब्धियों की सराहना की। हाल में ही दोनों खिलाड़ियों ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रतियोगिता के दौरान 4 अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही पुरुषों की 100 मीटर दौड़ की, जहां सिर्फ 2 दिनों के भीतर राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 बार टूटा। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर और भारतीय नौसेना के एथलीट गुरविंदर सिंह ने अपनी शानदार रफ्तार से भारतीय स्प्रिंटिंग को नई पहचान दी है। दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि उस सोच को भी चुनौती दी जिसमें माना जाता था कि भारतीय धावक स्प्रिंटिंग में विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, परिवार के सहयोग और देश के लिए कुछ बड़ा करने के सपने का जिक्र किया। आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की। मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है
और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। रिकॉर्ड टूटे हैं, उम्मीदें बढ़ी हैं और अब पूरा देश इन दोनों युवा धावकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई उड़ान की उम्मीद कर रहा है। भारतीय एथलेटिक्स के लिए रांची सिर्फ एक प्रतियोगिता का आयोजन स्थल नहीं था, बल्कि उस नए भारत की झलक थी जो अब ट्रैक और फील्ड पर भी दुनिया को चुनौती देने का मादा रखता है। एक के बाद एक टूटते राष्ट्रीय रिकॉर्ड, नई ऊंचाइयों को छूते खिलाड़ी और उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती उम्मीदें। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 ने साफ संकेत दे दिया कि भारतीय खेलों का नया अध्याय अब सिर्फ लिखा नहीं जा रहा, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ रहा है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 4 दिन तक भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य दौड़ता, उड़ता और इतिहास रचता दिखाई दिया। सबसे पहले बात उस रफ्तार की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया और भारत के सबसे तेज धावक बन गए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। तमिलनाडु के विशाल टीके ने 400 मीटर में 44.98 सेकंड का समय निकालकर वह कारनामा कर दिखाया जो कोई भारतीय एथलीट आज तक नहीं कर पाया था। वहीं पोल वॉल्ट में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और फिर आए तेजस्विन शंकर, जिन्होंने डेकाथलॉन में 8,057 अंक जुटाकर इतिहास रच दिया। 8,000 अंक का आंकड़ा पार करने वाले वे पहले भारतीय एथलीट बन गए। एक ही प्रतियोगिता में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटना संयोग नहीं है, यह उस बदलाव का प्रमाण है जिसकी नींव वर्षों से खेल ढांचे, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और युवा प्रतिभाओं पर किए गए निवेश से रखी जा रही थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल के दिनों में भारतीय एथलेटिक्स की इस नई पीढ़ी का विशेष उल्लेख कर चुके हैं। रांची में टूटे ये रिकॉर्ड सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये भारतीय एथलेटिक्स की नई पहचान है। ये उस विश्वास की घोषणा है कि भारत अब ट्रैक पर सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, बल्कि इतिहास बनाने उतर रहा है। और अगर यही रफ्तार कायम रही तो वह दिन दूर नहीं जब एशिया की सरहदें पार कर भारतीय एथलेटिक्स दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी नई कहानी लिखता नजर आएगा। देश के कई हिस्से गर्मी की चपेट में हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में गर्मी पर चर्चा की और लोग गर्मी से कैसे बच सकते हैं इसके उपाय भी बताए। मन की बात के 134वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी का जिक्र किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ध्यान दिलाया कि गर्मी से लड़ने के उपाय हमारे घरों और रसोई में भी मौजूद हैं। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे भारतीय रसोई का स्वरूप भी बदलता चला जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में पारंपरिक पेय शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। आम पन्ना से लेकर लस्सी, छाछ, सत्तू, कोकम शरबत और बेल पान तक प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित पारंपरिक पेयों का जिक्र किया। संदेश साफ था कि आधुनिक जीवन शैली के बीच भी भारतीय समाज ने मौसम के अनुसार खान पान की जो परंपराएं विकसित की हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। पीएम ने इन पेयों को केवल स्वाद या परंपरा नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से भी जोड़ा। गर्मी के मुद्दे के बीच प्रधानमंत्री ने केरलम के एक अनोखे स्विमिंग स्कूल की भी कहानी साझा की। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ न फीस है, न इमारत और न ही पारंपरिक क्लासरूम। यहाँ नदी में तैराकी सिखाई जाती है। पीएम ने बताया कि ये पहल सिर्फ तैरना सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन बचाने का मिशन बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम में गर्मी पर चर्चा करना ये साफ संदेश है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सत्ता से जाते ही टीएमसी का बुरे दिन शुरू हो गया है। दशकों तक लोगों को ख्वाब में रखने वाले टीएमसी नेता अब खुद जनता के बीच जाने से डर रहे हैं।
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जांच में सामने आए तथ्यों ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनके तार कथित तौर पर टीएमसी से जुड़े लोगों तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि जिस घटना को भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला बताकर पेश किया गया, क्या वो राजनीतिक दांव अब उल्टा पड़ गया है? इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अस्पताल प्रशासन से तीखी बातचीत वाला वीडियो भी चर्चा के केंद्र में है। उधर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। भाजपा का दावा है कि ये राज्य में टीएमसी के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश की तस्वीर है, जबकि टीएमसी इसके पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ बता रही है। लेकिन इतना साफ है कि सत्ता बदलने के बाद पहली बार टीएमसी नेताओं को जनता के बीच असहज सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक झटकों के साथ साथ कानूनी मोर्चे पर भी टीएमसी दबाव में है। बाढ़ राहत कोष से जुड़े मामले में पूर्व विधायक तपन चट्टोपाध्याय की गिरफ्तारी और खोकन दास पर कार्रवाई ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। भाजपा का आरोप है कि वर्षों से दबे पड़े मामले अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी को ये समझना होगा कि बंगाल में बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं हुआ है, बल्कि ये बदलाव जनता का मिजाज का है। जो नेता कभी जनता के बीच खौफ के दूसरे नाम थे, वही आज बिना सुरक्षा के जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आए शहरी निकाय के चुनावी नतीजों ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन जनता का ताज़ा मूड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। नगर निगमों में शानदार प्रदर्शन के बाद जिला परिषद और पंचायत स्तर से भी भाजपा के लिए उत्साह भरी खबरें आ रही हैं। ऐसे में भाजपा जहां आत्मविश्वास में है, भाजपा के लिए जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये आत्ममंथन का समय नजर आ रहा है। सबसे पहले बात नगर निगम चुनावों की। 4 नगर निगमों में हुए चुनाव में बीजेपी ने मंडी, धर्मशाला और सोलन पर कब्जा जमाकर 3/4 बाजी अपने नाम कर ली। कांग्रेस को सिर्फ पालमपुर में जीत मिली। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के बीच शहरी क्षेत्रों से आया ये जनादेश राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर पंचायत और जिला परिषद चुनावों में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के मजबूत प्रदर्शन के दावों ने पार्टी की खुशी दोगुनी कर दी है। कई जिला में जिला परिषद और ब्लॉक विकास समिति की सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। भले ही ये चुनाव तकनीकी रूप से गैर दलीय हों, लेकिन हिमाचल की राजनीति में इन्हें हमेशा जनता के राजनीतिक रुझान का आईना माना जाता है। इन नतीजों ने बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया है कि कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने से पहले ही जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। वहीं कांग्रेस इन चुनावों को स्थानीय मुद्दों से जुड़ा बताकर नुकसान को सीमित दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजनीतिक संदेश साफ है, हिमाचल में विपक्षी बीजेपी न सिर्फ सक्रिय है, बल्कि जमीन पर अपनी पकड़ भी मजबूत करती दिखाई दे रही है। 3 नगर निगमों में शानदार जीत, जिला परिषद और पंचायत स्तर पर शानदार दावेदारी और पहाड़ की राजनीति में बढ़ता आत्मविश्वास। ये चुनाव भले ही स्थानीय था, लेकिन इस चुनाव का राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहाड़ की राजनीति में अभी के लिए जश्न का माहौल है और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए ये चेतावनी है कि साल 2027 की राह कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में आसान बिल्कुल नहीं रहने वाली। पटना का 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति में क्या अहमियत रखता है, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन अब इसी पते को लेकर लालू परिवार और सरकार के बीच ठन गई है। प्रशासन कह रहा है कि बंगला खाली करो, लेकिन राबड़ी देवी जिद पर अड़ गई है कि वो टस से मस नहीं होंगी। यानी जिस बंगले ने सत्ता के कई दौर देखे हैं, अब वही सियासी अखाड़ा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति का अहम पता रहे 10 सर्कुलर रोड को लेकर अब टकराव खुलकर सामने आ गया है। जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी को 15 दिन के भीतर आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। ये बंगला अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, लेकिन राबड़ी देवी का कहना है कि अगर सरकार को बंगला खाली कराना है तो फोर्स भेजकर खाली करा ले। उचित लगता है आपको? खाली करा, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी के तेवरों के बाद आरजेडी भी पूरी तरह मैदान में उतर आई है। पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बता रही है। वहीं मंत्री नंद किशोर राम ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ इसलिए आवास नहीं मिल पा रहा क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं। इसके बाद ये विवाद प्रशासनिक दायरे से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक रंग भी लेने लगा है।
दिलचस्प बात यह है कि ये पहला नोटिस नहीं है। इससे पहले भी राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में शिफ्ट होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा। अब प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि तय समय सीमा के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 10 सर्कुलर रोड का ये झगड़ा अब सिर्फ एक सरकारी मकान का नहीं रह गया है। ये लड़ाई सीधे सीधे साख और सम्मान की बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या राबड़ी देवी इस नोटिस के आगे झुकती हैं या फिर सरकार को अपना फैसला मनवाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। देश को नया सीडीएस मिल गया है, जबकि भारतीय नौसेना की कमान भी नए हाथों में पहुंच गई है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देश के नए सीडीएस के रूप में और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नए नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को नई दिशा देने वाली सर्वोच्च सैन्य जिम्मेदारी अब जनरल एनएस राजा सुब्रमणी के कंधों पर है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया, जिन्होंने शनिवार को अपना कार्यकाल पूरा किया। पदभार संभालने के बाद जनरल सुब्रमणी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defense, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. साउथ ब्लॉक में आयोजित सैन्य समारोह में नए सीडीएस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल सुब्रमणी ऐसे सैन्य अधिकारी माने जाते हैं जिन्हें चीन और पाकिस्तान से जुड़े रणनीतिक मामलों का गहरा अनुभव है। उधर समुद्री मोर्चे पर भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें भी साउथ ब्लॉक में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे समय में जब हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, नए नौसेना प्रमुख के सामने भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत बनाने की चुनौती होगी। एक नया सीडीएस, एक नया नौसेना प्रमुख और भारत की सैन्य रणनीति के लिए एक नया अध्याय। आने वाले वर्षों में थिएटर कमांड से लेकर समुद्री सुरक्षा, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन से लेकर भविष्य युद्ध क्षमता तक कई बड़े फैसलों की कमान अब इन्हीं दो सैन्य नेताओं के हाथ में होगी। पश्चिम बंगाल और असम में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के बाद भाजपा का फोकस चुनावी राजनीति से शासन की राजनीति पर शिफ्ट होता दिख रहा है। सरकारें बन चुकी हैं, मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और अब बारी है उस टीम को मैदान में उतारने की जो अगले 5 सालों में चुनावी वादों को जमीनी हकीकत में बदलेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन का दूसरा और सबसे अहम चरण सोमवार को पूरा होगा। नबन्ना में होने वाले समारोह में 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। भाजपा के लिए सिर्फ मंत्रियों की नियुक्ति नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक ढांचे को आकार देने की प्रक्रिया है जिसके दम पर उसे राज्य में अपने पहले कार्यकाल की पहचान बनानी है। उधर असम में भी 5 जून को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की नई टीम में खाली पदों को भरा जाएगा और शासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागों के पुनर्वितरण की भी संभावना है। माना जा रहा है कि भाजपा पूर्वोत्तर में अपने विकास और सुशासन की राजनीति को और मजबूत करने के लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। दरअसल दोनों राज्यों में भाजपा को हालिया चुनावों में मजबूत जनादेश मिला। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पार्टी के सामने उम्मीदों का बड़ा पहाड़ है, जबकि असम में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा के अगले राजनीतिक और प्रशासनिक रोड मैप के तौर पर देखा जा रहा है। भले ही जीत ने भाजपा को सत्ता दी है, लेकिन अब असली परीक्षा शासन की है। पश्चिम बंगाल और असम में बनने वाली नई टीमें तय करेंगी कि भारी जनादेश को विकास, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक स्थिरता में कितनी तेजी से बदला जा सकता है। लोकतंत्र में जीत सुर्खियां देती है, लेकिन प्रदर्शन इतिहास लिखता है। तो रिपोर्टर 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हैं पश्चिम एशिया के हालात और साथ ही साथ सात्विक और चिराग की जोड़ी ने किस खिताब पर किया है कब्जा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच ठंडे
व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात पश्चिम एशिया की। पश्चिम एशिया में अगर बात करें तो तनाव बरकरार है, भले ही युद्ध नहीं है, लेकिन कूटनीतिक प्रयास इसके हल के लगातार जारी है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी कोई औपचारिक समझौता नहीं हो पाया है। दोनों पक्षों की वार्ता लगातार जारी है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम के संवर्धन का और होर्मुज स्ट्रेट पर। ईरान का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर सीधा और सीधा मामला केवल ओमान और ईरान के बीच है, अमेरिका का कोई दखल नहीं। लगातार गतिरोध जारी है, डील अभी भी फाइनल नहीं हुई। पश्चिम एशिया में हालिया संघर्षों के बाद कूटनीति एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हैं। ऐसे में तेहरान ने यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वार्ता अभी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट और युद्ध के बाद की व्यवस्थाओं के मुद्दों को लेकर दोनों देशों में बातचीत जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकेई ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उनके अनुसार दोनों पक्षों के बीच संवाद और संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अभी जारी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी भी संभावित समझौते के लिए ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता देनी होगी। दूसरी ओर तेहरान का कहना है कि मौजूदा प्राथमिकता क्षेत्र में तनाव कम करने और युद्ध के प्रभावों से निपटने की है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अपना रुख दोहराया है। तेहरान का कहना है कि इस रणनीतिक जलमार्ग के भविष्य से जुड़े निर्णय क्षेत्रीय पक्षों, विशेषकर ईरान और ओमान के अधिकार क्षेत्र का विषय है। विश्लेषकों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ता है। फिलहाल संकेत यही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन समझौते की राह अब भी आसान नहीं है। अमेरिका और ईरान दोनों देश अपने अपने रणनीतिक हितों पर कायम हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों की दिशा पश्चिम एशिया में स्थिरता तय करेगी और वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो रिपोर्ट एट 10 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारतीय बैडमिंटन स्टार्स ने किस खिताब पर किया है कब्जा। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा।
अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब बात बैडमिंटन के नए सितारों की नई उपलब्धि की। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन पुरुष युगल खिताब जीतकर भारत को बैडमिंटन में बड़ी सफलता दिलाई है। सात्विक चिराग ने फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर मुकाबला अपने नाम किया। लगभग 2 साल बाद BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतते हुए सात्विक और चिराग ने दमदार वापसी की है और सिंगापुर में तिरंगा लहराया है। लगभग 2 साल का इंतजार, कई फाइनल में टूटी उम्मीदें और लगातार बढ़ता दबाव, लेकिन आखिर चैंपियन तो सिर्फ चैंपियन होते हैं। भारतीय बैडमिंटन के 2 सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन का खिताबी मुकाबला जीतकर दमदार वापसी का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारतीय बैडमिंटन के 2 सबसे बड़े सितारों की वापसी की गूंज है। सिंगापुर ओपन के फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के मजबूत प्रतिद्वंदियों फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराकर खिताब अपने नाम किया। मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही और सात्विक चिराग को पहला गेम 18-21 से गंवाना पड़ा, लेकिन इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपना असली रंग दिखाया। दूसरे गेम में आक्रामक खेल, बेहतरीन तालमेल और दमदार स्मैश के दम पर भारतीय जोड़ी ने 21-17 से जीत दर्ज कर मुकाबला बराबर किया। इसके बाद निर्णायक गेम में सात्विक और चिराग पूरी तरह हावी रहे। भारतीय जोड़ी ने 21-16 से गेम जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया और सिंगापुर में तिरंगा बुलंद कर दिया। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय जोड़ी शानदार खेल के बावजूद बड़े मौकों पर खिताब से चूक रही थी, लेकिन इस बार दबाव को पीछे छोड़कर सात्विक और चिराग ने साबित कर दिया कि वे अब भी विश्व बैडमिंटन के सबसे खतरनाक पुरुष युगलों में शामिल हैं। विश्व नंबर 1 रह चुकी यह जोड़ी एशियाई खेलों का स्वर्ण, राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिताब पहले ही जीत चुकी है। अब लगभग 2 साल बाद BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर दोनों खिलाड़ियों ने अपने अभियान को नई रफ्तार दे दी है। सिंगापुर से आई यह जीत सिर्फ खिताबी सफलता नहीं, बल्कि भारतीय बैडमिंटन के 2 सबसे बड़े सितारों की जोरदार वापसी का ऐलान है। तो रिपोर्टर 10 में आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एथलेटिक्स के नए सितारों की प्रशंसा की, गर्मी से जंग के देसी उपाय बताए। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो पाई है। कैसे पश्चिम बंगाल में TMC के नेताओं को जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी सर्कुलर जारी होने के बाद भी 10 सर्कुलर रोड के अपने बंगले को नहीं छोड़ रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। इसके अलावा ऐसी ही अनेक महत्वपूर्ण खबरों को हम आपको बाखबर कराने के लिए दोबारा रविवार रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।